हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम एनसीएफ 2005 पढ़ रहे थे। 2-3 क्लासेस हमारी एनसीएफ पर हो चुकी है। हमने बेसिक से बिल्कुल हर चीज़ को जानने का प्रयास किया है। फैक्ट, जितने फैक्ट सीटेट में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी बताने की मैंने कोशिश की है। तो आज जो ये एनसीएफ है, हमारा एनसीएफ जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, उसकी लास्ट क्लास होने वाली है। उसके बाद हम जो हमारे 2-3 टॉपिक बच गए, अभी प्रेरणा यानी मोटिवेशन, जो बच्चों की अल्टरनेटिव कंसेप्शंस है, वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, और बच्चा एरर क्यों करता है और उन्हें हम क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाया जाए, ये 2-3 टॉपिक है। इन पर नॉर्मली डिस्कशन करने की ज़रूरत है। ये फैक्ट नहीं है, सिर्फ हमें समझना ज़रूरी है कि बच्चे की जो अल्टरनेटिव अवधारणाएं हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, वो किस कारण से बनती है। ठीक है, कि बच्चे ने बचपन में कोई चीज़ पढ़ी है और जो चीज़ उसने देखी है उसी चीज़ के आधार पर बच्चे के दिमाग में कंसेप्शंस बन गया। हो सकता है वो चीज़ गलत हो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, इन अवधारणाओं को हम कैसे दूर करेंगे ये आने वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी हमारी एनसीएफ में। यहाँ से भी कई बार चीज़ें पूछ ली जाती है, कई बार हमें कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है कि पाठ्यक्रम और कई बार हम पाठ्यचर्या को एक मान लेते हैं जबकि एक नहीं होता। तो कुछ डिफरेंस करेंगे, डिफरेंसेस के माध्यम से हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो एनसीएफ है, एनसीएफ है वो 4 समितियों का गठन करता है स्कूली लेवल पर और एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए। नंबर 1 क्या है, सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से निर्मित समिति, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको मिला के एक समिति बना दी जाती है। फिर दूसरा है गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों से निर्मित समिति, यानी जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स के भी टीचर्स ऐड कर लिए जाते हैं जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, उनको मिला के एक समिति बनाई जाती है जो अच्छी एजुकेशन की सिस्टम में सुधार हुआ या नहीं, एनसीएफ कितनी पूर्णतः हमारा लागू हो रहा है धरातल पर, उसकी जो वैल्यू थी शिक्षा के उद्देश्य हमने अचीव किए हैं या नहीं, इसलिए ये समितियां बनाई जाती हैं। नंबर 3 है सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों से निर्मित समिति, यानी जो सरकारी संस्थाएं हैं, एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, जो अलग अलग संस्थाएं जो एजुकेशन फील्ड में काम करती है, उनको मिला के, उनके जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ है, उनको मिला के समितियाँ बनाई जाती है, कमेटीज़ बनाई जाती है। फिर है गैर सरकारी संस्थाओं के, इसी तरह जो संस्थाएं हैं, प्राइवेट स्कूल हो गए, इसी तरह जो कोऑपरेशनल जो संस्थाएं होती है, जो कमेटियां होती हैं, उनसे भी कर्मचारियों को लेके, एम्प्लॉयज़ को लेके समितियों का सुधार किया जाता है और वो रिपोर्ट पेश करते हैं कि जो एनसीएफ का जो हमारी रूपरेखा है वो असल में वो किस हद तक कारगर साबित हुई, क्या हम शिक्षा के जो रियल ऑब्जेक्टिव थे क्या उनको हम अचीव कर पाए, इनको जानने के लिए ये समितियां बनाई जाती है। ठीक है, फिर एक फ्रोबेल है, फ्रोबेल के बारे में हम जानते रहते हैं। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कार किया था। यूकेजी और एलकेजी, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, बच्चों को फूल बताया है और स्कूल को बगीचा बताया है और टीचर को माली बताया है। फ्रोबेल के बारे में हमने पढ़ लिया है काफ़ी कुछ। तो फ्रोबेल क्या कहते हैं, फ्रोबेल क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा क्रम का परिदृश्य है, यानी जो पाठ्यचर्या है, जो ये शिक्षा क्रम है उसका परिदृश्य है, यानी जो चीज़ हमें आने वाले समय में चाहिए उसकी पहले से ही रूपरेखा तैयार की जाती है कि हाँ, आने वाले समय में बच्चों में ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ये कहना है फ्रोबेल का परिदृश्य, यानी पहले ही वो चीज़ हम मान चुके हैं जो हमने एनसीएफ में 5 उद्देश्य पढ़े थे। ठीक है, मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़े थे कि इस एजुकेशन का हमारा पर्पज ये है कि बच्चे परिवर्तन को जो परिवर्तन हुआ उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसके हिसाब से सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हम पहले ही मान लेते हैं। परिदृश्य एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है। ठीक है, शिक्षा क्रम का परिदृश्य है ये। ठीक है, क्या पाठ्यचर्या एक परिदृश्य है जो एजुकेशन फील्ड में हम देखना चाहते हैं। तो ये कहना है फ्रोबेल का, ये जो डेफिनेशन है वो मस्ट है, इम्पोर्टेंट रहने वाली है।
तो ये जो फ्रोबेल की जो डेफिनेशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ ली गई है। पाठ्यचर्या संपूर्ण शिक्षा का परिदृश्य है, यानी संपूर्ण जो एजुकेशन हमें बच्चे को देनी है उसको हम पहले से ही देख रहे हैं कि हमारा एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ये है, हमें बच्चे में ऑल ओवर डेवलपमेंट लेके आना है। तो क्या उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर पाए, ये कहना है फ्रोबेल का। फिर क्या है पाठ्यचर्या के प्रकार, यानी जो करिकुलम होता है वो कितने टाइप की होती है। तो एनसीएफ हमारा जो करिकुलम है उसे 8 टाइप का मानता है, 8 टाइप्स की होती है। नंबर 1 क्या है कि हमारी जो पाठ्यचर्या है ये 8 तरह से होनी चाहिए, और ये 8 तरह की पाठ्यचर्या बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट में सहायक होगी, सहायक सिद्ध होगी। नंबर 1 क्या है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या है। लर्निंग बाय डूइंग सिखाया जाए, बच्चे को खुद करके सीखने देना चाहिए, क्रियाशील रहे बच्चा, एक्टिव रहे, एक्टिव लर्नर बन के सीखे, ना कि पैसिव लर्नर। नंबर 2 क्या है, अनुभव केंद्रित होना चाहिए, यानी बच्चे के जो एक्सपीरियंस गेन, अनुभव केंद्रित होने चाहिए, यानी जो बच्चे ने गेन की है एक्सपीरियंस उनको सेंटर में रखा जाए। ये नहीं कि बच्चे का एक्सपीरियंस अलग ही पृष्ठभूमि से है और सिखा हम कुछ ऐसा रहे हैं जो बच्चे के समझ से बाहर है, बच्चे के मेंटल लेवल से बाहर है। ठीक है, तो बच्चे एक्सपीरियंस हो, बच्चों को उन चीज़ में अनुभव को, बच्चे के एक्सपीरियंस को सेंटर में रखा जाए, फिर एजुकेशन दी जाए, हमारी पाठ्यचर्या बनाई जाए। नंबर 3 क्या है, शिल्प केंद्रित होनी चाहिए, यानी बच्चे को कला भी, आर्ट्स भी सिखाई जाए, ठीक केंद्रित होनी चाहिए, कलात्मक होनी चाहिए। नंबर 4 है विषय वस्तु केंद्रित होनी चाहिए। ये क्या है, विषय वस्तु की क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है वो सेंटर में रखी जानी चाहिए। विषय वस्तु सब्जेक्ट रिलेटेड होनी चाहिए। अगर मैथ साइंस हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसी पाठ्यचर्या का हमें निर्माण करना है। फिर क्या है, सह संबंध आधारित होनी चाहिए, यानी एक दूसरा सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। देखते हैं हम हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी वो नहीं है कि मैथ में बिल्कुल ही सारी चीज़ें अलग है, किसी भी चीज़ से उसका कोई भी जुड़ाव नहीं है, यानी ये चीज़ें क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, चाहे वो किसी भी विषय की हो। फिर है क्रियात्मक, क्रियाशील बन के करे बच्चा, एक्टिव लर्नर बन के करे, ऐसी पाठ्यचर्या बनानी है। एकीकृत भी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी होनी चाहिए पाठ्यचर्या में, ताकि अलग अलग बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए हम बच्चे को एजुकेशन दे पाए। फिर क्या है, कोर पाठ्यचर्या। ये कोर पाठ्यचर्या जो है इम्पोर्टेंट है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समय बिल्कुल नज़दीक है, प्रैक्टिस सेट भी करने हैं, हमें फिर से फास्टली रिवीजन भी करनी है, इसलिए थोड़ा सा भाग भाग के अब सिलेबस करना होगा। अब क्या है, ये कोर जो पाठ्यचर्या है ये क्या है, सेट ऑफ कोर्सेज होते हैं, यानी कोर्स का सेट होता है एक पूरी तरह से, और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आर्ट्स में अलग विषय होते हैं, साइंस में अलग होते हैं, नॉन मेडिकल में अलग होते हैं, कॉमर्स में अलग होते हैं। उसी तरह जो ये कोर पाठ्यचर्या है इसमें भी क्या है, सेट ऑफ कोर्सेज होते हैं। जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, तो इनमें भी अलग अलग है। जैसे मैथ में है ट्रिग्नोमेट्री है, अर्थमेटिक है। मैथ के भी अगर और डीप में जाए हम, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गई, तो अलग अलग चीज़ें उनमें से निकाल देते हैं। यानी मैथ में भी क्या है, कोर पाठ्यचर्या शामिल है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों की जानकारी वहाँ भी सिखा रहे हैं हम। अंक गणित, बीज गणित, अलजेब्रा, अलग अलग चीज़ है। इसी तरह साइंस की बात करें, साइंस में भी सेट है पूरा का पूरा। सामान्य साइंस के अलावा केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है, जूलॉजी है, अलग अलग चीज़ें हैं जो साइंस एक बड़ा सब्जेक्ट है और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट है जो कोर पाठ्यचर्या में शामिल होते हैं। इसी तरह अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में ग्रामर है, अलग अलग चीज़ें हैं इंग्लिश में, ठीक है, लेसन्स भी होते हैं, कवि पोइम्स हो गई, स्टोरियाँ हो गई, तो वो चीज़ भी क्या है, कोर पाठ्यचर्या का हिस्सा है। यानी सब्जेक्ट एक है, उसमें अलग सारी चीज़ें क्या है, वो सेट के रूप में बच्चे को सिखाई जाती है। ठीक है, तोड़ के नहीं सिखाया जाता है, यहाँ सिंथेसाइज करके सिलेबस को सिखाया जाता है।
फिर हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री भी 3 प्रकार की होती है, मॉडर्न, मेडिवल, ठीक है, हम जानते ही है, एशियंट। तो ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी 3 टाइप की होती है, जिसे हम सिंथेसाइज करके बच्चे को संश्लेषित करके एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में। और फिर जब ये इन सब्जेक्ट को तोड़ा जाता है, ठीक है, संश्लेषण किया जाता है इन सब्जेक्ट का, वो हाई लेवल पर बच्चा अलग अलग जाकर एक विषय पर वो क्या है मास्टरी हासिल कर सकता है जब विषयों को तोड़ा जाता है। लेकिन कोर पाठ्यचर्या में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे 3 प्रकार की हिस्ट्री पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर ही। फिर हो गया ज्योग्राफी हो गई, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी हो गई या अलग अलग इंटरनेशनल ज्योग्राफीज पढ़ते हैं हम। तो ज्योग्राफी में भी सब्जेक्ट एक है और अलग अलग सेट्स दिए गए हैं कोर्स के, जो हमें हर चीज़ को जानने में मदद करते हैं कि इंडिया की ज्योग्राफी ये है, भौगोलिक दृश्य ये है, दूसरे का ये है, मेसोपोटामिया का ये है, पाकिस्तान का ये है। तो ये चीज़ें हमें जानने में मदद करती है और कोर पाठ्यचर्या का उद्देश्य ही यही होता है, सेट ऑफ कोर्सेज के माध्यम से सिलेबस को सिंथेसाइज करके, संश्लेषित करके, ठीक है, बच्चे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के माध्यम से एजुकेशन दी जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ डिटेल में बता दिया। तो ये चीज़ें आई होप आपके समझ में आ चुकी होगी। 4 समितियां बनाई एनसीएफ ने, 2 तो सरकारी स्कूल से ही उठाए उन्होंने, उनके एम्प्लॉयज़ हो गए, एम्प्लॉयज़ में टीचर्स हो गए या बड़े बड़े अधिकारी एसएचओ हो गए, बीडीओ हो गए, ठीक है, ब्लॉक ऑफिसर्स हो गए, तो ये एसडीएम हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं जो शिक्षा के अंडर काम करते हैं, ये चाहे प्राइवेट सेक्टर के हैं या सरकारी सेक्टर के हैं, इनकी कमेटीज़ बनाई जाती हैं और वो कमेटीज़ समय समय पर शिक्षा के फील्ड में इन्वेंशन और डिस्कवरी करवा कर देखती है कि ये जो एनसीएफ है हमारा धरातल पे ये सिर्फ कागज़ों में ही लागू है या धरातल में भी कुछ हमें आउटकम इसके मिल रहे हैं। तो इसलिए ये कमेटियाँ बनाई जाती है। फिर फ्रोबेल ने बताया जो हमारा शिक्षा क्रम है जो संपूर्ण उसका परिदृश्य है, यानी जो हम एनसीएफ के माध्यम से बच्चों में जो देखना चाहते हैं वो पहले से ही हमने मान लिया है कि बच्चे में चारों तरह का विकास हो चुका है, बच्चा परिवर्तन को भी चेंज कर रहा है। तो परिदृश्य है, हम पहले ही मान लेते हैं ये चीज़ कि ये ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट आने वाली है बच्चे में अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो। फिर एनसीएफ ने बताया 8 प्रकार के करिकुलम होंगे, उसके आधार पर हम बच्चे को अधिगम करवाएंगे, ठीक है। एक होगा बाल केंद्रित, फिर दूसरा अनुभव केंद्रित, तीसरा शिल्प केंद्रित कलात्मक, चौथा हो गया विषय वस्तु केंद्रित, 5वां हो गया सह संबंध आधारित, एक दूसरे सब्जेक्ट का इंटरेक्शन होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, क्रियात्मक हो गया, एकीकृत हो गया, कोर पाठ्यचर्या हो गई। इनके बारे में है, ठीक है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, कई बार हमारे साथ ये कन्फ्यूजन होती है, मेरे साथ भी हुई थी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को हम एक मान लेते हैं और उसके कारण हमारे आंसर्स जो है गलत हो जाते हैं। तो यहाँ हम कुछ डिफरेंसेस के माध्यम से समझेंगे ताकि हमें नेक्स्ट कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ लिखा है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम यानी हमारा सिलेबस होता है, विषय वस्तु भी बोला जाता है पाठ्यक्रम, और पाठ्यचर्या होती है हमारा करिकुलम, ठीक है। अब पढ़ेंगे जो हमारी जो विषय वस्तु है, जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। तो ये क्या है, टीचर सेंटर होती है, शिक्षक केंद्रित होता है जो हमारा विषय वस्तु है, और ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है। पाठ्यक्रम में क्या है, ठीक है, पाठ्यक्रम में क्या है, टीचर को सिलेबस पूरा करवाना है, वो बस व्याख्यान विधि से सिलेबस को पूरा करवा देगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर नहीं ध्यान देगा। क्यों? क्योंकि ये टीचर को सेंटर में रख कर किया जाता है। यहाँ बच्चे की स्पेशल नीड्स क्या है, वो क्या आता है, उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती पाठ्यक्रम में। सिर्फ यहाँ सिलेबस कवर करवाने पर ध्यान दिया जाता है कि जल्दी से जल्दी बस सिलेबस कवर कर ले, ख़त्म हो जाए, बच्चा चाहे कुछ सीखे या ना सीखे कोई मतलब नहीं टीचर को। पाठ्यचर्या क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यानी सेंटर में बच्चा होगा और उसके हिसाब से अगर वो विशिष्ट है तो हम कौन सी एक्टिविटी करवाएं, प्रतिभाशाली है उसे कौन सी एक्टिविटी करवाएं, सृजनात्मक है तो उसे किस चीज़ों में लगाएं ताकि बच्चे
का समय भी क्या है बर्बाद ना हो और बाकी जो बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनसे हम आगे उनको लेके जा सके। तो शिक्षार्थी केंद्रित होता है हमारा करिकुलम, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। फिर दूसरा क्या है, ये अल्पकालीन होता है, यानी एक सेशन का ही होता है ये विषय वस्तु की। इस सेशन के दौरान ये चीज़ें बच्चे को कंप्लीट करवानी है, सिलेबस के रूप में आ जानी चाहिए, चाहे बच्चा उनसे कुछ लर्निंग की है या नहीं, वो मतलब नहीं है। फिर क्या है, ये दीर्घकालीन होती है, यानी बच्चा जब तक स्कूल में रहता है वो पूरी तरह लंबी प्रोसेस है। नर्सरी में आया बच्चा, जब तक स्कूल में रहेगा, तो ये दीर्घकालीन पाठ्यचर्या है, बच्चे को पूरे जीवन को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। क्योंकि बच्चा स्कूल से निकलने के बाद व्यवसाय का चुनाव करना होता है उसे, तो व्यवसाय का चुनाव करने में ये चीज़ उसकी मदद करे, इसलिए अच्छी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। ये क्या है, संकुचित क्षेत्र होता है, यानी थोड़ा सा ही फील्ड होता है इसका, बस सिलेबस करवा दिया किसी तरह। और ये होता है व्यापक क्षेत्र, ठीक है, इसका व्यापक क्षेत्र होता है। फिर इसकी पाठ्यक्रम हम कहेंगे किससे, ये बात होती है। इसका हो गया संकुचित क्षेत्र, ये हो गया व्यापक क्षेत्र। फिर चौथा है, शिक्षण के किसी एक विशिष्ट स्तर पर सिखाए जाने वाली किसी एक विषय वस्तु का निर्माण करना पाठ्यक्रम कहलाता है। यानी शिक्षण का कोई भी लेवल है, बच्चा फर्स्ट लेवल का है, सेकंड स्टैंडर्ड का है, थर्ड का है, तो वो एक समय पर कोई विशिष्ट विषय वस्तु का निर्माण करके बच्चों को वो चीज़ सिखाई जाती है। यही क्या है, पाठ्यक्रम है। फिर क्या है, सभी विषयों की रूपरेखा का निर्माण करना पाठ्यचर्या कहलाता है। यानी सभी विषय जितने भी बच्चे को पढ़ाए जाएंगे, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गई, साइंस हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, तो सारे ऑल सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके पाठ्यचर्या बनाई जाती है। और ये सिर्फ क्या है, पाठ्यक्रम ओनली एक विषय के लिए बनाया जाता है कि मैथ के अंतर्गत बच्चे ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, शिक्षण उद्देश्य प्राप्त करना, और जो पाठ्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव है ये क्या है, शिक्षण के उद्देश्य ही प्राप्त करना है। ये नहीं कि बच्चा क्या सीख पाया, कि इस शिक्षण ये चीज़ें हमें करवानी थी तो बच्चे में क्या फीडबैक निकल कर आए, क्या बच्चे से आउटपुट निकल के आए, ये मतलब नहीं है। बस शिक्षण के जो उद्देश्य थे वो फॉर्मेलिटी के तौर पे हमने प्राप्त कर लिए। इसमें क्या है, शैक्षिक प्लस है, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। यानी बच्चा क्या है, शिक्षा के साथ साथ कुछ व्यवहार में भी बच्चे के चेंज आया होगा, उसकी स्किल्स में भी चेंज आया होगा। ऑल चीज़ें देखी जाती है किस में भाई, पाठ्यचर्या में। याद रखेंगे, ये पाठ्यचर्या ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चाइल्ड प्लस टीचर की क्रियाओं का समावेश होता है इसमें, कि बच्चे कहने को समावेश होता है कि ये एक्टिविटी करेंगे, लेकिन बच्चों से यहाँ ज़्यादातर एक्टिविटी करवाई नहीं जाती, क्योंकि जो सिलेबस है उसे पूरा करवाना हमारा शिक्षण का उद्देश्य होता है, ठीक है। फिर क्या है, विद्यालय के सभी संसाधनों का समावेश किया जाता है। यानी विद्यालय में, स्कूल में हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है, वेल क्वालिफाइड टीचर है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे ब्लैक बोर्ड्स है, जितने भी अगर अच्छे नहीं भी है तो हम उन्हें अच्छा कैसे बना सकते हैं, सभी चीज़ों का जो स्कूल में हमारे पास आज के टाइम में है, उन्हें हम एक अच्छी तरह से यूज करके बच्चे को क्या सिखा सकते हैं, कैसे लर्निंग करवा सकते हैं, तो सारे रिसोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है, ना कि ओनली पाठ्य पुस्तक के अलावा जितनी भी बच्चे के सराउंडिंग, जितनी भी थिंग्स है, नेचर है, हर चीज़ अवेलेबल है, उस चीज़ पे बच्चे का पर फोकस करवाया जाता है। विद्यालय के सभी संसाधनों का क्या है, समावेश होता है। इसका क्या है, पाठ्यक्रम पूरा करवाना होता है। बस बच्चे को किसी तरह से क्या है, पहला पाठ करवा दिया, दूसरा करवा दिया और हाफ करवा दिया और फिर फुल करवा दिए। ये नहीं जाना कि बच्चे के व्यवहार में चेंज आया नहीं आया, बच्चे ने क्या सीखा, कैसे सीखा, कौन सी एक्टिविटी सीख पाया, बच्चे के व्यवहार में क्या चेंज आए। लेकिन ये क्या है, हमारी जो पाठ्यचर्या है ये क्या है, ये सभी चेंज क्या है, सभी जो शैक्षिक और सह शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उसमें बच्चे के व्यवहार में क्या चेंज आया, क्या बच्चा नया सीखेंगे, ठीक है। पाठ्यचर्या में क्या है, सारी चीज़ें
शामिल होती है। इसमें क्या है, पाठ्यक्रम पूरा करवाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन पाठ्यचर्या ये चाहती है कि सारी चीज़ें शैक्षिक प्लस है, शैक्षिक स्कूलिक प्लस को स्कोलेस्टिक, सारी चीज़ें बच्चे के अंदर आए, बच्चा नई नई स्किल्स सीखे, अपना टैलेंट दिखाए, सारी चीज़ें बच्चे के बाहर निकल कर आए। ये नहीं कि बस पाठ्य पुस्तक बच्चे को पढ़नी सिखा दी, पढ़ना सिखा दिया, साक्षर बना दिया, वहीं तक बात खत्म हो गई। लेकिन पाठ्यचर्या है बच्चे को शिक्षित बनाने पर बल देती है कि बच्चा शिक्षित बने, ना कि साक्षर बने। साक्षर और शिक्षित में बहुत बड़ा डिफरेंस है। साक्षर का मतलब होता है सिर्फ बच्चे को बुक रीड करनी आ रही है और उस बुक में क्या लिखा हुआ है, ना तो बच्चा उनके अर्थों को समझ पाया, और अर्थ को जब तक बच्चा नहीं समझ पाया, विषय की गहनता बच्चे के समझ में नहीं आई, तो क्या बच्चा भावी जीवन में अच्छा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने वहाँ रटा है। रटने पर बल नहीं देता हमारा NCF 2005। रटना नहीं है किसी भी विषय को, उसके अर्थ को गहन रूप से समझना है, यही कहना है हमारी पाठ्यचर्या का। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट निर्माण किए जाते हैं, गणित हो गया, सोशल साइंस हो गया, तो बच्चे की नीड्स को देखकर कि अगर हम बच्चे को अंक गणित सिखा रहे हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये नहीं कि बच्चा क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, सम के सोल्व करना सीख गया, सभी चारों तरह के सम सोल्व करना सीख गया, लेकिन जैसे ही हमने बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं जोड़ा, ठीक है, तो फिर क्या सिखाया बच्चे ने? सिर्फ यही क्या बच्चा मल्टीप्लाई है, डिवाइड करना सीख गया? रियल लाइफ में बच्चे के सामने जब वो चीज़ें आएगी तो बच्चा वहाँ जीवन में कैसे संबंध स्थापित करेगा? अगर बच्चा उस विषय को जो स्कूल में पढ़ाए गए थे वो रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं कर पाया, तो ये एक मुद्दा है, ये चिंता का विषय भी है। आजकल क्या है, हम इंग्लिश लैंग्वेज पर टोटली फोकस करते जा रहे हैं कि आप इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। तो एक बच्चे को 100 रुपये का नोट दे के भेजा और दुकानदार क्या है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने सामान दे दिया, 32 रुपये का सामान दे दिया। अब बच्चे को पता है, इंग्लिश में पता है कि वो 100 रुपये का नोट लेके गया है, 100 का नोट लेके गया, तो दुकानदार ने बोला कि सामान हो गया 32 का। 32 तो वो बोल नहीं पाता क्योंकि वो अनपढ़ है, तो उसने बोला 32 रुपये। अब बच्चे से पूछता है कि वो कितने रुपए वापस दे, तो बच्चे को हिंदी में नहीं पता होता। ये एक रियल बात है, ठीक है, जो हर जगह हमें देखने को आज की डेट में कहीं भी मिल जाएगी। तो बच्चे को ये नहीं पता कि हिंदी में कितने रुपए वापस आने चाहिए। तो हमें क्या है, NCF कहे चाहे हमारा कुछ भी है, हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य है यही कहना है। NCF में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ हम ओनली इंग्लिश पर, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि NCF में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि सिर्फ हम बच्चे को इंग्लिश ही सिखाएं, ओनली इंग्लिश सिखाएं, कहीं नहीं लिखा गया। ये त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला देते हैं। बच्चे को प्राथमिक स्कूल का जो बच्चा है उसे स्थानीय लैंग्वेज मदर टंग सिखाने पर फोकस किया जा रहा है, और दूसरा है बच्चा वहाँ हिंदी सीखेगा जब बच्चा माध्यमिक लेवल पर आ जाएगा, और जब बच्चा अपने कैरियर की शुरुआत करेगा, बच्चा इतना तर्क लॉजिक लगाना सीख पाएगा कि वो क्रिटिसाइज करना सीख जाएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी लैंग्वेज का चुनाव करना है। तो वहाँ हम इंग्लिश सिखा सकते हैं, ना कि बच्चे पर थोपी जाए। हम बच्चे पर थोप को भूलते हुए इंग्लिश भाषा को थोप रहे हैं कि आप ये सीखो, ये सीखो। आने वाले समय में इसके जो रिजल्ट्स है वो भयंकर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को छोड़ के, भूल के, अपनी चीज़ों को भूल के ऐसी भाषा में हमने परफेक्शन हासिल कर लिया जो बाकी जो साक्षर या अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उनके साथ हम इंटरेक्शन कैसे करेंगे? अगर हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे उनके साथ, क्योंकि जो हमारा ज्ञान है हमारे पूर्वजों के पास है सबसे ज़्यादा, और वो क्या है, वो इंग्लिश भाषा नहीं जानते, तो हम उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करेंगे? सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा आज की डेट में यही है कि हमें अपनी संस्कृति को भी नहीं छोड़ना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ज़रूर ये अच्छी बात है कि हम जो भाषा है वो दुनिया भर की सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवसाय के जो है हमारे मार्ग बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे अगर हम भाषा ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीख रहे हैं, बाईलिंगुअल है या मल्टीलिंगुअल है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये नहीं कि अपनी चीज़ को छोड़ के दूसरों की चीज़
हम पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं, ये चीज़ अगर हमने सिखा दी तो क्या है, हमारी संस्कृति और सभ्यता खतरे में है। तो यही कहना है एनसीएफ का। एनसीएफ के बारे में लगभग चीज़ें हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की है, और आपको अगर चीज़ें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो, और लाइक शेयर और जम के करें, लाइक शेयर और बेल प्रेस आइकन दबा के रखें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो हमारी जो हिस्ट्री है वो यही बताती है कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री हर सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है। हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि जो हमारे जो पूर्वजों ने जो गलती की वो हमें नहीं करनी, और जो उन्होंने अच्छा किया उसको, उसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ के उसको और आगे कैसे ले जा सकते हैं। ये तो फ़ायदा हुआ हमारा जो एनसीएफ कहता है उसके अकॉर्डिंग कि हमारी जो पाठ्यचर्या है उसमें कि बच्चे की स्किल निकल कर बाहर आ रही है, लेकिन हम अपनी संस्कृति पर गौर नहीं करें, हमारे पूर्वजों से ही नहीं सीख रहे, बस कॉपी करे जा रहे हैं हम जो ब्रिटिश सर है, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा खास किया भी नहीं था। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। 1-2 टॉपिक रहा है, जल्दी कवर करेंगे और फिर रिवीजन क्लास और मैराथन क्लासेस आएगी। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया हो तो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें पूछ ली जाती है।